ब्लू कैपरी के ऊपर व्हाइट टॉप पहने, गले के गिर्द मफरल स्टाइल में दुपट्टा लपेटे, वो उनकी तरफ रसान से चलती हुई पहुंची थी। बालों की इसने हाई टेल कर रखी थी। मेकअप से आरी चेहरा बहुत दिलकश लग रहा था। कैसे हो तुम सब लोग? वाहद खाली कुर्सी पर विराजमान होकर वो अब इनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। हम तो ठीक ही हैं हमेशा की तरह, और बेशक तुम भी ठीक होगी, सजावल ने जवाब दिया था। बाकियों ने सर हिलाकर उसकी तायीद की थी। गुड। एंड कैसी तैयारी है तुम सबकी? उसने अपने बैग में से कुछ निकाल कर सामने टेबल पर रखते हुए मुस्कुरा कर पूछा था। उसकी बात पर सबके रंग उड़े थे। यार, इसको कैसे पता चला कि हम इसको सरप्राइज देने वाले हैं? जैबी ने हैरानगी से जाम के कान में सरगोशी की थी। उन्होंने तो तमाम चीजें टेबल के नीचे छुपाई हुई थी, जो कि नजर ही ना आ रही थी, तो इसको कैसे पता चला? सबके दिमाग में यही घूम रहा था। अरे बताओ बी, के कैसी तैयारी है टेस्ट की? इनकी तरफ से जवाब ना पाकर वो चिढ़कर बोली थी। ओह अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी तैयारी है। सजावल और फादी खिलखिला उठे थे। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसने उन सबको घूरा था। कोई बात नहीं है, ये सब तो वैसे ही किसी और बात पर दांत निकाल रहे हैं। जाखम ने बात संभाली थी। सही, अब मैं चलती हूँ, मुझे नौशी से कुछ नोट्स लेने थे और असाइनमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। वो बैग शानों पर लटका कर उठ खड़ी हुई थी कि चारों हड़बड़ा कर बैक वक्त बोल पड़े। अरे रुको, क्या हुआ? वो तजस्सुस से इन सबको देख रही थी। वो ना आई। सजावल अपनी जगह से उठकर रुक रुक कर बोल रहा था। क्या आई? यमने हैरानगी और तजस्सुस से सजावल को घूर रही थी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सजावल अपनी हंसी जब्त करता तेजी से बोल गया था। ओ, तो तुम्हें याद था? वो खुशी से फूले ना समा रही थी। हाँ, हम सबको याद था। वो सब टेबल के नीचे से कुछ पैकेट्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोले थे। यार तुम सब बेस्ट हो, वो अपने हाथ चेहरे पर रखकर पुरमुसरत सी कह गई थी और इन सबसे बारी बारी पैकेट्स पकड़कर टेबल पर रख रही थी। हाँ बेस्ट तो हम हैं, लेकिन अभी तो केक और बाकी चीजें बाकी हैं। जाखम सर को खम देखकर शाहाना अंदाज में बोला था। फिर इन सब ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट की थी। बरीरा और वो दोनों आगे पीछे ही सेंटर पहुंची थी। उनके रोल नंबर्स में सिर्फ 2 नंबर का फासला था। कैसी तैयारी है? बरीरा ने उससे देखते ही पूछा था। जाखम भाई और सजावल भाई ने सारी तैयारी तो करवा दी थी, अब देखो पेपर कैसा आता है। वो कंफ्यूज सी बोली थी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। पेपर शुरू होने वाला था। निगरान टीचर क्लास में पहुंचकर सीट्स डिवाइड करने लग गई थी। मेरा आंखें बंद किए ताई जी के बताए हुए और रात पढ़ने में मशगूल थी। पर्चा हाथ में आते ही उसने एक ही नज़र में सारा पर्चा पढ़ डाला था। पर्चा पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। तमाम सवाल वही थे जो साकम ने कल रात को उसे अच्छी तरह रटवा दिए थे। वो मशीन की स्पीड से शीट्स पर लिखना शुरू हो गई थी। पेपर पूरा करके जब उसने नज़र उठाई तो सब लड़कियां अभी भी पेपर पर झुकी हुई थीं। वो फखरिया अंदाज में उठी थी और निगरान को पेपर पकड़ा कर कमरा इम्तहान से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ गई थी। कैसा हुआ तेरा पेपर? बरीरा जैसे ही कमरे से बाहर निकली थी, भागती हुई उसके पास पहुंची थी। बहुत अच्छा हुआ। मिरहा का चेहरा खिला हुआ था। और मेरा एक सवाल छूट गया यार। बरीरा अफसुर्दा सी थी। कोई बात नहीं, अब अगले पेपर की अच्छी तैयारी कर लेना, मिरहा ने उसे तसल्ली दी थी। कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने घरों को निकल गई थीं। वो सब अपनी क्लासेस की तरफ चल दिए थे। सिर्फ जाखम और यमनी कैंटीन में बैठे टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। जाखम, जो मसला तुमसे शेयर किया था मैंने, उसका क्या बना? वो किताब के दरमियान उंगली रखकर किताब बंद करके आगे होकर सरगोशी के से अंदाज में बोली थी। डोंट वरी, जल्द ही वो मसला हल हो जाएगा। जाखम ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। प्लीज यार, वो बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्ही पर बिलीव करती हूँ, तभी सिर्फ तुम्हें वो बात बताई है। वो इल्तिजाइया बोली थी। आगे कभी कोई किसी को बात बताई है क्या जो अब बताऊंगा? वो खफगी से बोला था। यार मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में किसी को ये बात पता चले, वरना सब क्या सोचेंगे। वो झट से बोल पड़ी थी। क्या चल रहा है यहाँ? दोनों को यूं सरगोशी करते देख सजावल ने तजस्सुस से पूछा था। कुछ नहीं चल रहा, हम टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यमनी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया था। मैं अपनी किताब यहाँ छोड़ गया था, वही लेने आया हूँ। वह किताब उनके सामने लहराता बगैर सवाल के तफसील देता वापिस चल दिया था। इन दोनों ने उसके लहजे को फरामोश किया और अब टेस्ट की तरफ मतवज्जा हो गए थे। ताई जी, अम्मा, वो उनको पुकारती पुरजोश से घर में दाखिल हुई थी। अरे क्या हो गया है?
शमशाद बेगम अपने कमरे से निकल कर बोली थी। अम्मा तुम्हें पता है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। वो शमशाद बेगम को शानों से थाम कर चिल्लाई थी। अच्छा? शमशाद बेगम हैरान थी। हाँ अम्मा, जाखम भाई ने जो जो बताया था वही आया था। वो अपना कॉलर खड़ा करके फखरिया अंदाज में बोली थी। हाँ तो इसमें तेरा क्या कमाल, जाखम की ही काबिलियत की वजह से तो अब तक पास होती आई है। वो उसको वहीं छोड़कर बाहर लॉन की तरफ चल दी थी। अम्मा तू कभी मेरी काबिलियत को तस्लीम ही नहीं कर सकती। वो नखवत से सर झटक कर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। कमरे में आकर उसने अपना हिजाब खोला था और अपना बैग लेकर बेड पर बैठकर अगले पेपर की तैयारी में जुट गई थी। यार तू और यमनी क्या खुसर फुसर कर रहे थे दोपहर में? सजावल ने घर आते हुए वो बात पूछ ली थी जो कब से सोच रहा था। उसकी बात सुनकर जाखम ठटका था। बताया तो था यमनी ने कि हम टेस्ट डिस्कस कर रहे थे। जाखिम ने इस लहजे को निस्बतन हमवार रखा था, हमेशा की तरह। ठीक है ना बताओ, सजावल खफगी से रुख फेर कर बोला था। अरे नाराज क्यों होते हो, बताया तो है। जाखिम ने उसको यकीन दहानी करानी चाही थी। ओके ठीक है, सजावल ने मुंह के जाविये ठीक करके कहा था और दोबारा ड्राइविंग की तरफ फोकस कर गया था। घर पहुंचकर वो दोनों जल्दी से फ्रेश होकर खाने की मेज पर मौजूद थे। जाखम भाई, मिरहा किचन में से भागती हुई उसकी तरफ लपकी थी। हाँ, ज़ाकम उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। भाई आपको पता है आज मेरे पेपर में वही सवाल आए जो आपने बताए थे। मिरहा उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उसे बच्चों की तरह सारी रोदाद सुना रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़ाकम मुस्कुरा कर बोला था। इंशाल्लाह इस बार हमारी चंदा अच्छे नंबरों से पास होगी। ताई जी ने उसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ फेर कर पुरउम्मीद लहजे में कहा था। इंशाल्लाह, सजावल बोला था। चलो अब लॉन में पहुंचो, मैं खाना खा कर आता हूँ, फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं। जाखम ने हॉट पॉट से चिकन का सालन अपनी डिश में निकाल कर कहा था। ओके भाई। वो फौरन उठकर वहां से चल दी थी। जाखम ये तुम्हारा ही कमाल है कि ये पढ़ लेती है, वरना तो इसका अल्लाह ही हाफिज है। शमशाद बेगम उसे ममनून नजरों से देखती हुई बोली थी। उसने सर को खम दिया था और मुस्कुराकर खाने की तरफ मतवज्जा हो गया था। सजावल कल मैं और यमनी नहीं आ रहे यूनी, हमें ज़रूरी काम से लाहौर म्यूजियम जाना है। हम कल सुबह जल्द ही निकल जाएंगे। वो खाना खाकर उठता उसे सूरत हाल से आगाह करके लॉन की तरफ बढ़ गया था। सजावल ने उस वक्त कोई खास तासुर नहीं दिया था और वो भी उठकर घर से बाहर चल दिया था। वो लॉन में थोड़ी टेबल पर टिकाई बैठी जख्म की राह तक रही थी। हाँ तो कल कौन सा पेपर है? वो उसके सामने पहुंचकर पूछ रहा था। कल तो होम इकोनॉमिक्स का पेपर है। वो तो बहुत इजी है भाई, वो कंधे उचका कर बोली थी। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारा एक ओरल टेस्ट ले लेता हूँ। जाखम उसकी खुद एतमादी को देख महजूज हुआ था। हाँ ले लें, वो पुरएतमाद थी। ओके तो फिर। वो अब उससे टॉपिक्स की डिटेल पूछ रहा था और वो रवानी से सब सुनाती जा रही थी। वेल डन, तुम्हारी तो सारी तैयारी मुकम्मल है इकोनॉमिक्स की। वो किताब वापस उसको थमा कर बोला था। चलो फिर ठीक है, तुम अब इंजॉय करो और मुझे ज़रा काम है तो मैं चलता हूँ। वो ये कहकर दाखिली गेट की तरफ बढ़ गया था। जाखम के जाने के बाद जब वो अंदर आई तो तब तक जरताशा सिलाई सेंटर से वापस आ चुकी थी और अब अम्मा के साथ लाउंज में बैठी सब्जी बनवा रही थी। जरताशा की मंगनी हो चुकी थी और अब इसे घर के सारे काम काज सिखाए जा रहे थे। जरताशा पढ़ाई और घर के काम दोनों में मिरहा से अच्छी थी, लेकिन मात वो अपनी सांवली रंगत से खाती थी, पर वो थी दिलकश। मिरहा की तरह गहरी भूरी आंखें, स्याह बाल और नाक में एक लौंग। आपो आपने मेरा वो मैरून कलर का सूट सिलाई कर दिया क्या? वो उसके साथ बैठकर पूछ रही थी। हाँ तकरीबन सिलाई हो गया है, परसों मिल जाएगा। जरताशा मसरूफ से अंदाज में कहकर दोबारा सब्जी बनाने लगी थी। आपो कल क्यों नहीं? चंदा कल हमें बाजार जाना है और फिर सिलाई सेंटर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए परसों। वह अब इसकी तरफ देखकर शाइस्तगी से बोली थी। आपो लेकिन मुझे परसों पहनना था वो सूट। वो रूहानसी हुई थी। कोई बात नहीं, मैं अभी बैठकर सिलाई कर देती हूँ, तुम अपना मुंह ठीक करो। उसका बिगड़ा चेहरा देखकर वो सर नफी में हिलाकर बोली। थैंक्स आपो। मिरहा ने उससे बैक हग की और अम्मा का फोन उठाकर वहां से चल दी थी। अगली सुबह 6 बजे ही जागम घर से निकल गया था। उसे यमनी के साथ म्यूजियम जाना था। उसने सबको बता दिया था। अम्मा आज मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, कुछ काम है, दोपहर तक वापिस आ जाऊंगा। सजावल लाउंज में पहुंचकर कहता बाहर की तरफ बढ़ गया था। ठीक है, अम्मा ने सरसरी सा जवाब दिया था। सजावल जैबी के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। आज सबने ऑफ किया था यूनी से।
फादी हमेशा की तरह लेट था। वो दोनों बैठे इधर उधर की बातों में मशगूल थे और इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। सर क्या लेंगे आप? एक वेटर उसकी तरफ लपक कर मुअद्दबाना अंदाज में पूछ रहा था। फिलहाल तो 2 समथीज ले आओ, बाकी का ऑर्डर हम बाद में देंगे, जैबी ने कहा था। ओके 4 समथीज। वेटर जेरे लब दोहराते हुए हाथ में पकड़ी डायरी पर पेन से लिखता वहां से जाने के लिए मुड़ा था। अरे नहीं भाई, हमने 2 समथीज ऑर्डर की हैं, सजावल ने उसे टोका था। सर 2 समथीज ही लिखी हैं आपकी, बाकी 2 उन सर और मैम की हैं। वेटर कॉर्नर पर लगे एक टेबल पर बैठे 2 नफूस की तरफ इशारा करके बोला था और सर झुकाकर वहां से चल दिया था। सजावल ने उस तरफ देखा तो पलके झपकाना ही भूल गया था। उस टेबल पर कोई और नहीं बल्कि जागम और यमनी बैठे बातों में मशगूल थे। उसे एक अच्छा भला धचका लगा था। ज़ैबी वहां देख, सजावल ने ज़ैबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, जो कि मोबाइल में मगन था। कहाँ? ज़ैबी ने सर उठाकर पूछा था। वहां। यकटुक उसी तरफ देखते हुए सजावल ने उंगली से उस तरफ इशारा किया था। अरे ये तो जागम और यमनी हैं। ज़ैबी ने इस तरफ देखा तो वो भी एकदम ठटक कर रह गया था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो म्यूजियम नहीं गए थे क्या? ज़ैबी हैरानगी से सजावल से पूछ रहा था, लेकिन सजावल तो सुन ही नहीं रहा था। वो तो कहीं और ही गुम हो गया था। वो कुछ पल साकित बैठा रहा, फिर किसी ख्याल के तहत उठकर उनकी तरफ बढ़ गया। ज़ैबी भी इसके पीछे हो लिया था। जागम? सजावल उसके करीब पहुंचकर तकरीबन गुर्राया था। उसके असाब तने हुए थे, आंखें गुस्से से सुर्ख पड़ी हुई थीं। जगम और यमनी जो बहुत संजीदगी से कोई बात कर रहे थे, उसकी आवाज पर दोनों ने हैरानगी से बैक वक्त उसकी तरफ देखा था। सजावल, ज़ैबी तुम यहाँ? यमनी ने हैरानगी से उन्हें देखकर पूछा था। जगम भी परेशानी से उन्हें देख रहा था। तुम बताओ, तुम यहाँ कौन से गुल खिला रही हो सबको धोखा देकर? सजावल काटदार लहजे में बोला था। वो गुस्से की इंतहा को पहुंचा हुआ था। सजावल, ये तुम कैसे बात कर रहे हो यमनी से? जागम भी उसकी बात पर तप चुका था। यमनी तो सदमे से सजावल को ही देखी जा रही थी। उसका लहजा यमनी को खामोश करवा गया था। तुमने क्या खूब मक्कारी दिखाई जागम मियाँ, सबको झूठ बोलकर यहाँ डेट मार रहे हो? सजावल ने टेबल पर जोर से हाथ मार कर जरा झुककर बोला था। ओ जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। जागम अपनी जगह से उठकर धारा था। तुम जानते थे ना कि मैं यमनी को पसंद करता हूँ, तुमने जानबूझकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। सजावल ने अब इसका गिरेबान अपने हाथों में जकड़ लिया था। इसके लहजे में उसके दिल पर लगे जख्म की आह वाज़ेह थी। क्या? यमनी उसकी बात पर होश में आई थी। लीव मी सजावल, जागम ने अपनी मुट्ठियां भींच कर जब्त करते हुए कहा था। जैबी सजावल को पीछे हटाने की तगोदो में लगा हुआ था। तुम्हें पता भी है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यमनी अब अपना जब्त खोकर फट पड़ी थी। सजावल जागम का गिरेबान छोड़कर यमनी की तरफ बढ़ा था और उसे अफसोस से देखने लगा था। हाँ पता है, सजावल ने एक लंबा सांस खींचकर अफसोस से उसे देखते हुए कहा था। क्या पता है? यमनी ने तजस्सुस से पूछा था। मेरे नाम नहाद बेस्ट फ्रेंड और कजन के साथ डेट मार रही हो। सजावल एक एक लफ्ज चबा कर बोल रहा था। तभी फिजा में एक जन्नाटेदार आवाज गूंजी थी और सजावल मेज का सहारा लिए मुंह पर हाथ रखकर एक तरफ धलक गया था। अब एक लफ्ज भी मजीद बोला तो फिर देखना। ये कहते हुए यमनी की आंखों में आंसुओं का रेवड़ उबल पड़ा था और गालों पर बहना शुरू हो गया था। सजावल, ज़ैबी ने उसे सहारा दिया था। सजावल उसका हाथ झटक कर सीधा हुआ था। यमनी तुम मेरे लायक ही नहीं हो, अच्छा हुआ जो सब पहले ही सामने आ गया, सजावल नखवत भरे लहजे में कहता वहां से निकल गया था। ज़ैबी इसके पीछे बाहर चल दिया था। यमनी कुर्सी पर गिरकर फूट फूट कर रो दी थी। जाकम ये क्या हो गया? वो चेहरे पर हाथ रखे रोते हुए बोल रही थी। यमनी रिलैक्स, मैं उसे देख लूंगा। जख्म उसे तसल्लियां दे रहा था। जागम वो हम पर ऐसे घिनौने इल्जाम कैसे लगा सकता है? उसने सोचा भी कैसे? यमनी अब हिचकियों के साथ रो रही थी। अब तो जागम भी खामोश हो गया था। उसे सजावल पर गुस्सा भी था और उसकी कम अकली पर अफसोस भी। जैसे तैसे करके उसने यमनी को चुप करवाया और उसके घर ड्रॉप करके वो खुद न जाने कहाँ निकल गया था। वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता शहर से बाहर निकल आया था और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अक्सर गलतफहमियां आपके रिश्तों को ठेस ही नहीं पहुंचाती, बल्कि उनके दरमियान ऐसी खंदक खोद देती हैं जिसके ऊपर से ना आप गुजर सकते हैं और ना ही उसमें गिरने के बाद बाहर निकल सकते हैं। किसी के कहे अल्फाज उसकी समात में गूंज रहे थे। आज ऐसी ही खंदक सजावल ने अपने और मेरे दरमियान खोद दी है। वो स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मार कर अफसोस से बोला था।
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، گھر جا کر وہ خود کو کس طرح قابو کرے گا، اسے یہی سوچ ستائی جا رہی تھی۔ بالآخر اس نے کچھ دیر یوں ہی ڈرائیونگ کرنے کے بعد گھر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ رات کے اندھیرے سائے ہر سو بکھر گئے تھے اور اس اندھیری رات میں وہ شخص کمرے کی بالکنی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ چودھری زاغم سرور، تم نے جو کیا اس کی قیمت تم چکاؤ گے۔ میں نے تمہیں اپنے بھائی سے بڑھ کر سمجھا تھا اور تم نے اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا جسے میں پسند کرتا تھا۔ تم نے میرا حق مارا ہے، تم جھوٹ بول کر اس کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے تھے۔ وہ کش لگاتے ساتھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اماں وغیرہ تو بازار گئی ہوئی تھی، اس وقت گھر میں کوئی نہ تھا۔ زاغم جب گھر پہنچا تو سب واپس آ چکے تھے۔ اماں نے کھانے کا پوچھا بھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، باہر سے ہی کھانا کھا لیا تھا۔ سجاول، تم نے صرف ایک پہلو دیکھا تھا سکے کا۔ تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے وہ خندق کبھی اعتماد کی ریت سے بھر نہ سکی۔ اب وہ آنکھیں کھول کر ماضی سے نکل آیا تھا۔ جب تک تمہیں سب سچ پتا چلا تب تک یہ خندق مزید گہری ہو چکی تھی۔ اب اگلی یادیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ اس تکلیف میں وہ مرحا کے لہجے کی نمی بھی محسوس نہ کر پایا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ مرحا وہ لڑکی تھی اس کے لیے جس کے ہر پہلو، ہر ادا، ہر لہجے کو اس نے حفظ کر رکھا تھا۔ دوسری طرف مرحا نہ جانے کب سے روتی جا رہی تھی۔ پہلی بار زاغم نے کوئی تلخ بات کی تھی اس کو، اور وہ نہ جانے کیوں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا سرہانہ آنسوؤں سے بالکل تر ہو چکا تھا۔ شام تک جو خوشی اور ایکسائٹمنٹ جو اسے اگلے دن کی تھی، سب کچھ لمحوں میں زائل ہو گیا تھا۔ زاغم اب تھکان سے چور اسٹڈی ٹیبل سے اٹھا تھا اور بیڈ پر گر کر دوبارہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ صبح زاغم واک کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو مرحا لاؤنج میں بیٹھی غالباً حامد کا ویٹ کر رہی تھی۔ زاغم نے گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ مرحا نے میرون کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور ہم رنگ سٹالر کا حجاب چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ سمیہ بیگم بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زاغم بیٹا، مرحا کو اس کے سینٹر تک چھوڑ آؤ، حامد کا فون آیا تھا، وہ کسی کام میں پھنس گیا ہے، سمیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں سے چابی لے کر آیا تھا اور مرحا کو چلنے کا اشارہ کر کے باہر چل دیا تھا۔ جب وہ کار تک پہنچی تھی، زاغم کار میں بیٹھ چکا تھا۔ مرحا بھی تیزی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی زاغم زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ سینٹر تک پہنچ کر وہ کار سے باہر نکلی تھی۔ سامنے سے ہی بریرہ بھی آئی تھی۔ زاغم واپس چلا گیا تھا۔ ارے یہ کون سا ہینڈسم تھا؟ بریرہ نے اندر جا کر مرحا کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ وہ زاغم بھائی تھے، مرحا نے اسے سرسری سا جواب دیا تھا۔ تو اتنے پیارے لڑکے کو بھائی بولتی ہے، پاگل؟ بریرہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ اب چپ کر کے پیپر دو، زیادہ بڑبڑ نہ کرو۔ مرحا اس کی بات پر بگڑی تھی اور پھر وہ دونوں کمرہ امتحان کے اندر چلی گئی تھیں۔ آج کافی دنوں بعد یونی پہنچا تھا۔ اس دن کے بعد وہ آج ہی سب سے ملنے والا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ کلاس میں داخل ہوا تھا۔ چیک شرٹ کے ساتھ بلو جینز، بالوں کو بے ترتیب ہی رکھا ہوا تھا، کندھے پر بیگ لٹکا رکھا تھا۔ زیبی اور سجاول اس کو ہی تک رہے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کردہ فادی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہے بڈی، اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ فادی انگلی کی مدد سے اپنا چشمہ ٹھیک کر کے بولا تھا۔ وہ طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی اور کچھ کام بھی تھے۔ زاغم نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا تھا اور بیگ سے بکس نکال کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اوکے بڈی۔ فادی بھی اپنی کتابوں میں گھس گیا تھا۔ ادھر دو بینچ آگے بیٹھا سجاول زاغم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یمنی بھی کلاس میں انٹر ہوئی تھی۔ اس نے پنک ٹاپ اور وائٹ کیپری پہنی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح گلے میں گلو بند کی طرح سٹالر ڈال رکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آئی تھی اور نظریں جھکائے ہی آ کر زاغم کے پیچھے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سجاول کی نظروں نے اس کا بینچ تک تعاقب کیا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی لیکن پرواہ کس کو تھی؟ وہ بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ 5 منٹ بعد سر کامران کلاس میں انٹر ہوئے تھے۔ ان کے آتے ہی سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سٹ ڈاؤن، انہوں نے اشارے سے سب کو کہا تھا اور وائٹ بورڈ کی طرف مڑ کر آج کا ٹاپک شروع کر چکے تھے۔ ان سب کا اسلامیات کا لیکچر ہی اکٹھا ہوتا تھا۔ سب غور سے لیکچر سن رہے تھے اور ضروری نکات رجسٹر پر لکھتے جا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی زاغم، فادی اور یمنی اکٹھے ہی کلاس سے باہر نکلے تھے۔ فادی بیچارہ تو ہر بات سے بے خبر تھا۔ کافی دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔
زیبی نے فادی کو بھی سجاول کے پیچھے لگ کر فراموش کر دیا تھا۔ 1 مہینے بعد، زاغم تھینکس اے لارڈ، تمہاری وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کینٹین میں بیٹھی ممنون نظروں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، یمنی میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا ہے اور تم میری دوست بھی ہو، اس لیے تمہارا مسئلہ حل کرنا مجھ پر فرض تھا اور تم جانتی ہو کہ یہ میری عادت ہے۔ زاغم نے مسکرا کر جواب دیا تھا، زاغم سجاول ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ اس نے مجھے جو کہا مجھے اس کا اتنا برا نہیں لگا جتنا برا تمہارے لیے اس کے الفاظ سن کر لگا۔ وہ نادم سی سر جھکا گئی تھی۔ او کمون یمنی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نا تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ سجاول کی سوچ پر افسوس کرتا بولا تھا، زاغم مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی بولی تھی۔ کیا؟ زاغم متجسس ہوا تھا۔ یہ لو میری شادی کا کارڈ۔ اس نے زاغم کی طرف ایک کارڈ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ زاغم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے وہ کارڈ تھاما تھا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ کنگریٹس یمنی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ زاغم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تھینکس زاغم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری شادی نہ ہو پاتی۔ یمنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ کہتے ہوئے۔ اب سینٹی مت ہو یمنی، یہ خوشی کا دن ہے۔ زاغم نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اس کا موڈ فریش کرنا چاہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں زاغم، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری خوشی میں شامل ہو، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور باقی کے کارڈ بھی نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ ہاں میں تو ضرور آؤں گا، لیکن یہ کارڈ کس کے ہیں؟ اس نے کارڈ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ یہ کارڈ سجاول، فادی اور زیبی کے ہیں، انہیں بھی انوائٹ کرنا ہے، آخر وہ میرے دوست ہیں، یمنی نے کندھے اچکا کر کہا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں، کہہ کر زاغم اپنے کلاس میں چل دیا تھا۔ یمنی زیبی اور فادی کو کارڈ دینے کے بعد آخر میں سجاول کے پاس پہنچی تھی۔ سجاول، اس نے اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اسے پکارا تھا۔ سجاول اس کی آواز پر اس کی طرف گھوم گیا تھا اور اسے کوفت سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اپنی شادی کا کارڈ تمہیں دینا تھا، ضرور آنا، وہ اس کی طرف کارڈ بڑھاتی سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری شادی؟ سجاول ٹھٹکا تھا اور اس نے حیرانگی سے کارڈ تھاما تھا۔ ہاں میری شادی اس منتھ کے لاسٹ پر ہے، وہ بمشکل مسکرا کر بولی تھی۔ لیکن تم اور زاغم؟ سجاول نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے اور آج میری جو شادی ہو رہی ہے سب اسی کی مرہون منت ہے، لیکن تم نے تو وہی سوچنا تھا جو سوچنے کی سکت تم رکھتے ہو۔ تم نے یہ واضح کر دیا کہ تمہاری سوچ کیسی ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی۔ واٹ ربش، اپنے الفاظ پر غور کرو۔ سجاول کے اعصاب تنے تھے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر۔ میں تو بہت غور کرنے کے بعد بول رہی ہوں چودھری سجاول ذوالقرنین، لیکن جو غور نہیں کرتا وہ صرف تم ہو، یمنی اس کو انگلی دکھا کر سخت لہجے میں کہہ کر وہاں سے چل دی تھی۔ سجاول سن سا ہو گیا تھا اس کی بات پر، لیکن اس کا دماغ یہ ماننے سے عاجز تھا کہ اس نے غلط سوچا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یمنی کی باتوں پر مجھے نہیں یقین، وہ پھر جھوٹ بول رہی ہے، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ان سوچوں کو دماغ سے جھٹک کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ مرحا کے ایگزامز ختم ہو چکے تھے اور آج کل وہ اماں کا سر کھا رہی تھی۔ زاغم نے اسے 10ویں کلاس کی کچھ بہت تیاری شروع کروا دی تھی۔ وہ نہ پڑھنے کی ضد کرتی تھی لیکن زاغم زبردستی اس کو پڑھاتا تھا۔ زاغم بھائی آج مجھے جلدی چھٹی دے دیں، میری دوست آنے والی ہے، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولی تھی۔ کب آ رہی ہے تمہاری دوست؟ زاغم نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ بس آنے ہی والی ہوگی، مرحا نے زاغم کا ہاتھ پکڑ کر گھڑی میں ٹائم دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مرحا کی اس اچانک حرکت پر زاغم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ یک ٹک سا مرحا کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مرحا کے ناک کی لونگ غائب تھی۔ بھائی بولے بھی، وہ اس کا بازو جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، زاغم اس کے ہلانے پر ہوش میں آیا تھا۔ تھینکس بھائی، وہ پرجوش سی کہتی اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ زاغم اس کے جاتے ہی مسکرا اٹھا تھا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اس کی حرکت یاد کرنے لگا تھا۔ پگلی چندا، اس کے مسکراتے لبوں سے 2 لفظ نکلے تھے۔ تائی جی، بریرہ نے اس لڑکی کو کیا خوب جواب دیا تھا، سب دنگ رہ گئے تھے۔ مرحا بہت مزے سے تائی جی کو بتا رہی تھی۔ وہ اور بریرہ لاؤنج میں بیٹھی سمیہ تائی کے ساتھ گپے لگا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر پہلے بریرہ اس کے گھر پہنچی تھی۔
वाह बरीरा बेटी, तुम तो काफी हाजिर जवाब हो। ताई जी उसे दाद दे रही थीं। नहीं आंटी, ऐसी भी बात नहीं, बस कभी कभी ही ऐसे जवाब देती हूँ, वो मुस्कुरा कर कह रही थी। अम्मा मुझे भूख लगी है, जागम ने लाउंज में दाखिल होकर समिया बेगम से कहा था। अच्छा बेटा, तुम किचन में आ जाओ, वहीं खाना खा लेना, समिया बेगम ने कहा था और इन दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखती किचन की तरफ बढ़ गई थी। जागम भी उनके पीछे चल दिया था। बरीरा उसे जाते देख ताइशी नजरों से देख रही थी। यार, ये वही है ना जो एक दिन तुझे सेंटर छोड़ने आया था? उसके जाते ही बरीरा ने मिर्हा से मुतजस्सिस से अंदाज में दरियाफ्त किया था। हाँ, ये जागम भाई हैं, मिर्हा ने जवाब दिया था और उसे मोबाइल में कुछ पिक्स दिखाने लगी थी। वैसे मिर्हा, एक बात है, ये है बहुत हैंडसम और डिसेंट। बातों बातों में बरीरा ने अपने मन की बात कह ही डाली थी। हाँ है तो, लेकिन तू अपनी नजरें दूर रख इनसे, ओके? मिर्हा ने तो इसे नरमी से वार्निंग दे दी थी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरा मंगेतर हो। बरीरा बिगड़ी थी। देख बरीरा, वो ना मेरे भाई हैं, तो अपना दिमाग सेट रख। मिर्हा ने उसे घूरा था। ये तो मुझे बता रही है या खुद को? बरीरा ने उसके चेहरे के बदलते जाविये को बगौर देखा था। जाहिर है तुझे बता रही हूँ। मिरहा नजरें चुरा कर कंधे उचका कर बोली थी। ओके जी, ठीक है। बरीरा ने हार मान ली थी, जबकि हकीकत अयां थी। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही थी, फिर बरीरा अपने घर चल दी थी। सजावल अब अपने कमरे में बैठा इस कार्ड को बगौर देख रहा था जो दोपहर में यमनी ने उसे दिया था। एहसन वेड्स यमनी, इंग्लिश में लिखे सुनहरे हरूफ धीमी रोशनी में भी चमक रहे थे। ये कैसे हो सकता है? सजावल अभी तक उलझा हुआ था। मुझे ये कन्फर्म करना पड़ेगा। वो बड़बड़ाता जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल साइड टेबल से उठाया था और एक नंबर डायल किया था। हेलो, यमनी शकील के घर का एड्रेस पता करके मुझे बताओ, कहकर उसने फोन बंद करके बेड पर फेंक दिया था। यमनी शकील, तुम्हें मुझे सब सच बताऊंगी, तुम्हें बताना पड़ेगा। वो लब भींच कर रह गया था। कुछ ही देर बाद मोबाइल की टोन बजी थी। वो जो अभी तक कार्ड को घूर रहा था, मोबाइल की आवाज़ पर चौंका था। उसने लॉक ओपन करके चेक किया तो उसकी मतलूबा चीज़ उसकी नज़रों के सामने थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी थी। यमनी शकील, अब सच सब पर अया हो जाएगा। तुम चाहे लाख पर्दे डाल लो सच्चाई पर, सजावल नखवत भरे लहजे में कहकर वहां से उठकर बाहर चल दिया था। अरे भाई, खाना तो खाते जाओ, जरताशा ने उसे देखकर रोकने की गर्ज से कहा था। वो डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता लंबे लंबे डग भरता घर से निकल गया था। जरताशा बेचारी एक आह भरकर रह गई थी। क्या हुआ जरताशा? शमशाद बेगम ने किचन से ही आवाज लगाई थी। वो किचन में ही खड़ी ये अंदाजा लगा चुकी थी कि जरताशा अफसुर्दा हो गई है। वो बहुत छोटे दिल की थी, छोटी सी बात पर अफसुर्दा होकर रोने लगती थी, जबकि मिरहा उसके बरअक्स थी। कुछ नहीं अम्मा, जरताशा ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया था और दोबारा डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाने में मसरूफ हो गई थी। सजावल अब मतलूबा पते के सामने खड़ा था। उसके दिल में जरा बराबर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वो काफी मुतमईन नजर आ रहा था। बिखरे बाल जो के माथे पर गिरे हुए थे, आम सा लिबास पहने वो काफी चेंज लग रहा था। उसके सामने यमनी का घर था जो कि ज्यादा शहाना ना था उसके घर की तरह। दो मंजिला मकान था, रकबा भी ज्यादा नहीं मालूम होता था। उसके घर के बाहर एक ट्रक भी खड़ा था जिसमें से कुछ लोग सामान निकाल कर अंदर ले जा रहे थे। उनमें फर्नीचर भी शामिल था। इसने एक लंबी सांस लेने के बाद अंदर का रुख किया था। वो धीमे धीमे कदम उठाता उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके असाब अब तने हुए थे। वो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहता था। जैसे ही वो मरकजी दरवाजे तक पहुंचा तो उसे सामने यमनी और एक लड़का नजर आया जिसकी उसकी तरफ पुश्त थी। वो किन अखियों से उसे देख रहा था? यमनी इस लड़के को कुछ कह रही थी और साथ मुस्कुरा भी रही थी। सजावल के तो तन बदन में जैसे आग ही लग गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने झटके से उस लड़के का रुख मोड़कर अपनी तरफ किया था। मुकाबिल का चेहरा देखकर उसके चेहरे का रंग फक हुआ था, जबकि मुकाबिल और यमनी भी उसे देख ठटके थे। तुम यहाँ तक भी पहुंच गए? सजावल उसका गिरेबान पकड़कर धारा था। लीव हिम, यमनी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर झटके थे और गुर्रा उठी थी। ओ यू शट अप, अब मजीद कुछ मत बोलना, वो यमनी को उंगली दिखाकर वॉर्न कर रहा था।
उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। सजावल, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम अब अपनी तमाम हदूद पार कर चुके हो, जागम ने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा था। वो नहीं चाहता था कि यमनी के घर कोई तमाशा हो और उसके घर वाले परेशान हो जाएं। वाह मिस्टर जागम, क्या बात की है आपने। वो उसकी बात पर तंज करता बोला था। सजावल, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, यमनी ने सख्ती से कहा था। क्या हुआ यमनी? एक अढेर उम्र औरत घर से बाहर आती परेशानी से पूछ रही थी। जागम के चेहरे पर शिकन उभरी थी। आखिर वही होने वाला था जो वो नहीं होने देना चाहता था। कुछ नहीं हुआ दादो, यमनी ने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा था। अरे जागम बेटा, तुम यहाँ आए हो और मुझसे मिले भी नहीं। वो जागम को देखकर मसनूई खफगी से बोली थी। आंटी, मैं बस सामान रखवा कर आपसे मिलने आ ही रहा था। आपसे मिले बगैर कभी गया हूँ क्या? वह उनका हाथ पकड़कर अकीदत से बोल रहा था। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे बेटा, हम तो तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो उसके सर पर अपना लरसता हाथ रखकर ममनून लहजे में कह रही थीं। सजावल बहुत हैरानगी से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था। दादो, आप अंदर चलें, हम अभी आते हैं। यमनी ने उनको वहां से भेजना चाहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरे ये कौन लड़का है? सजावल की तरफ देखकर उन्होंने यमनी से पूछा था। वो ये जागम का कजन है। वो गड़बड़ा गई थी। अरे बेटा, तुम भी अंदर आना, वो उससे मुस्कुरा कर कहती अंदर चल दी थी। अब वहां गहरी खामोशी छा गई थी। ये क्या चल रहा था यहाँ? इस खामोशी को सजावल ने तोड़ा था। तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, यहाँ जो भी हो, यमनी कारदार लहजे में बोली थी। मैंने कहा है कि मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा था। सजावल एक एक लफ्ज चबा कर बोल रहा था। मेरा जहेज लाया जा रहा है, जैसा कि तुम्हें नजर आ ही रहा होगा। यू नो ना, मेरी शादी करीब है, वह तंजिया लहजे में बोली थी, जबकि जागम कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहा था। लेकिन तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी मुझे कि उस दिन के हंगामे के बाद भी तुम दोनों यूं खुल्लम खुल्ला गप्पे लगा रहे हो। वो जागम की तरह रुख कर कर बोला था, जिस पर जागम मुठ्ठियां भींच कर रह गया था। और तुम्हारी बेशर्मी की भी दाद देनी चाहिए कि मेरी शादी का कार्ड देखने के बावजूद भी हम पर बहतान लगा रहे हो। यमनी भी इसी के लहजे में बोली थी। हाँ, और जहां तक रही जागम की यहाँ इस वक्त मौजूद होने की बात, तो वो यहाँ मेरा जहेज का सामान पहुंचाने आया था, ना कि तुम्हारी तरह यूं ही मुंह उठाकर चला आया यहाँ बुहतान लगाने। वो उसे पल भर में मुंह बंद करने पर मजबूर कर गई थी। और जागम मेरा भाई है और उसने भाई होने के तमाम फर्ज बखूबी सर इंजाम दिए हैं। अगर जागम ना होता तो मेरी शादी ना हो पाती। और ये सामान देख रहे हो, ये भी जागम की इनायत है। वो आज अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल रही थी और वो इन दोनों को ना समझी से देख रहा था। बस करो यमनी, ऐसे इंसान को सफाई देने का कोई फायदा नहीं जिसकी अक्ल पर शक का पर्दा पड़ गया हो। जागम ये कहता अंदर की तरफ बढ़ गया था। यमनी भी इसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और अंदर चल दी थी। सजावल साकित सा खड़ा बगैर पलक झपकाए उन्हें जाते देख रहा था। वो तो हिलना ही भूल गया था। उसे शायद अपनी समात पर शुबा हुआ था या शायद अपनी कम अकली पर। उसके असाब ढीले पड़ चुके थे। वो वहीं घुटनों के बल गिर गया था। ये क्या कर दिया मैंने? अपने अंदर से उसे कोई आवाज सुनाई दी थी। तभी उसे अपने अंदर से एक और आवाज आई थी। अपने जान से अजीज दोस्तों को रुसवा करके खुद रुसवाई पाई। इस आवाज पर वो तड़प सा गया था। ओ अल्लाह! इसके लबों से सिर्फ यही अल्फाज बमुश्किल निकल पाए थे। आंसुओं का फंदा उसके गले में अटक सा गया था। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो हिम्मत करके उठा था और सुस्त कदम उठाता अपनी कार तक पहुंचा था। कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठकर वो जन से कार भगा ले गया था। 5 मिनट की रश ड्राइविंग के बाद वो घर पहुंचा था। इस वक्त सब सो चुके थे। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होकर तेजी से जीने चढ़कर अपने कमरे में चल दिया था और इसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। जागम भी कुछ देर यमनी के घर बैठने के बाद माजरत करता वापस घर आ गया था। सजावल की आज की हरकत ने उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। खाना वो यमनी की दादों के इसरार पर वहीं से खा कर आया था, इसलिए सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चल दिया था। वो अपने बेड पर लेटा यमनी की बात याद कर रहा था जो उसने खाने के दौरान की थी। जागम, तुम कब कर रहे हो शादी? यमनी दिलचस्पी से पूछ रही थी। इसके चेहरे पर शरारत वाज़ेह थी।
اس کی بات پر زاغم کا منہ تک جاتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا۔ یہ بات تمہیں کہاں سے سوجھی؟ وہ اس کی شرارت سمجھ کر بولا تھا۔ بس یاد آ گئی مجھے وہ۔ سو پوچھ لیا، یمنی نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے یمنی، زاغم نے اسے گھورا تھا۔ یہ ایج کا مسئلہ ہی ہمیشہ آگے آ جاتا ہے۔ یمنی نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہاں نا، ابھی 15 سال کی ہے اور میں 21 کا۔ زاغم نے ایک آہ بھر کر سر جھٹکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن تو ہو ہی جائے گی شادی انشاءاللہ، یمنی نے پر امید لہجے میں کہا تھا اور کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ اور وہ دن نہ جانے کب آئے گا بھی یا نہیں۔ زاغم نے دل ہی دل میں اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھا لگاتار سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ ہلکی سرد ہوائیں اس کے اندر کی آگ کو بجھانے میں معاون ثابت نہ ہو رہی تھیں۔ وہ بوجھل سا دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میں نے سب سے زیادہ زاغم کا دل دکھایا تھا، کیا کیا الفاظ بول دیے تھے۔ اب کیسے کروں گا اس کا سامنا؟ مجھے تو معافی کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ رک رک کر اپنے دل کا غبار دیواروں کی نظر کرتا جا رہا تھا۔ اس نے جو تکلیف اپنے الفاظوں سے دوسروں کو دی تھی، وہ آج اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ساری رات یوں ہی ملال میں کاٹ گیا تھا۔ نیند کی دیوی بھی شاید اس سے خفا تھی۔ ماضی کے الفاظ مٹ چکے تھے اور حال کی کرنیں پھر سے بکھر کر اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے وہ کسمسایا تھا، لیکن مسلسل پڑتی کرنوں سے وہ بیزار سا اٹھ بیٹھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو پرے کرتا وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھا تھا اور پردے برابر کیے تھے۔ فریش ہو کر وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح واک کے لیے نکل پڑا تھا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ سڑکوں پر کھیت کے درمیان بھاگ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے ایک واٹر بوتل تھام رکھی تھی، جس میں سے وہ وقتاً فوقتاً پانی پی رہا تھا۔ 30 منٹ کی واک کرنے کے بعد وہ گھر واپس پہنچا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھے ذوالقرنین کو دیکھ کر اس نے مؤدبانہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے اپنی باروب آواز میں جواب دیا تھا۔ آؤ بیٹھو بیٹا، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی چاچو، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے اور پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے، تو ہم تم سے شادی کر لینے کی امید رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو بلا جھجک۔ ہمیشہ کی طرح وہ بغیر تمہید کے اپنی بات کہہ گئے تھے۔ یہ لیں ابا آپ کی چائے۔ مرحا چائے میز پر رکھ کر بولی تھی۔ ایک لمحے کو ان دونوں کی نظریں ملی تھیں، پر اگلے ہی پل مرحا خفگی سے نظریں پھیر کر واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ زاغم کو اس کا یوں نظریں پھیرنا افسردہ کر گیا تھا۔ چاچو، میں 2-3 سال تک شادی کا نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے، وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہہ کر سر جھکا گیا تھا۔ اس کی بات پر مرحا کے اٹھتے قدم رکے تھے اور وہ بے اختیار سے مڑ کر اسے بے یقینی سے تکنے لگی تھی، لیکن وہ تو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری منشا۔ ذوالقرنین صاحب یہ کہہ کر چائے کا کپ اٹھا کر چسکیوں کے ساتھ پینے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے ہی اٹھا تھا اور زینے چڑھ گیا تھا، جبکہ مرحا کے قدم وہی منجمد ہو گئے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔